हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमारी नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, जयप्रकाश महिला कॉलेज छपरा। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम हिंदी में दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं और दीर्घकालीन स्मृति से तात्पर्य वैसे स्मृति संचयन से होता है जिसमें सूचनाएं जो होती हैं वो काफ़ी लंबे अवधि के लिए व्यक्ति अपने अंदर संचित रख पाता है। इस लंबे अवधि की न्यूनतम समय सीमा जो होती है वो 20 से 30 सेकंड से अधिक तथा अधिकतम सीमा कुछ भी निश्चित नहीं होती है। संभव है कि व्यक्ति किसी सूचना को पूरे जीवन काल तक भी एलटीएम में संचित कर रख सकता है। दीर्घकालीन स्मृति की संचयन क्षमता काफ़ी बड़ी होती है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो उसकी इस क्षमता को असीमित कहा है। इसमें संचित सूचनाओं पर यदि ध्यान दें तो यह स्पष्ट होगा कि इसमें दो तरह की सूचनाएं मुख्य रूप से संचित होती हैं। पहली तरह की सूचनाओं का संबंध कुछ वैसी सूचनाओं से होता है जो सामयिक घटनाओं के क्रमों से संबंधित होता है तथा दूसरी तरह की सूचनाओं का संबंध कुछ वैसी सूचनाओं से होता है जो तरह तरह के संकेतों एवं शब्दों के अर्थ आदि से संबंधित होते हैं। पहली तरह की सूचनाओं की स्मृति को प्रासंगिक स्मृति एपिसोडिक मेमोरी तथा दूसरी तरह की सूचनाओं की स्मृति को सेमेटिक मेमोरी अर्थगत स्मृति कहा जाता है। दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे विलियम जेम्स ने इसे गौण स्मृति भी कहा है, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इस स्मृति में इस बात पर बल डाला जाता है कि सूचनाएं इस दूसरी संचयन क्षेत्र सेकंड स्टोरेज एरिया में पहुंचने के पहले एक अन्य संचयन अवस्था से होकर निश्चित रूप से गुजरता है, जिसे एसटीएम या प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसे दीर्घकालीन संचयन लॉन्ग टर्म स्टोर भी कहा जाता है क्योंकि एलटीएम में एकांशों का दैहिक संचयन फिजिकल स्टोरेज होता है। एलटीएम में सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ परिवर्तन लाती हैं और यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें लंबे समय तक याद कर पाता है। इसे असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि एलटीएम में अधिकतर सूचनाएं ऐसी होती हैं जिसे व्यक्ति वर्तमान समय में उपयोग में नहीं लाता रहता है। एलटीएम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से इसकी कुछ विशेषताओं का पता चलता है, जो हैं: पहला, एलटीएम में संचित सूचनाएं सापेक्ष रूप से स्थायी होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अनिश्चित रूप से लंबे समय के बाद एलटीएम में सूचनाओं का प्रत्यावाहन या पहचान व्यक्ति कर लेता है। दूसरा है, एलटीएम में संचित सूचनाएं मौलिक उद्दीपक से प्राप्त सूचनाओं का कॉपी नहीं होता, बल्कि इसमें संचित सूचनाओं का कूट संकेतीकरण कोडिंग संकेत के रूप में या अर्थ के ख्याल से व्यक्ति करता है। फलतः एलटीएम में संचित सूचनाएं मौलिक उद्दीपक से प्राप्त सूचनाओं से थोड़ा भिन्न होती हैं। इसकी पुष्टि बार्टलेट 1932 के अध्ययन में होता है, जिसने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया है कि स्मृति का स्वरूप रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होता है। तीसरा, एलटीएम में अर्थपूर्ण सामग्री तथा महत्वपूर्ण सामग्रियों से संबंधित सूचनाओं को अधिक लंबे समय तक संचित करके रखा जाता है। इस तथ्य की संपुष्टि वोअर तथा लाइट एवं एलिस 1981 ने अपने अध्ययन के आधार पर किया है। चौथा पॉइंट है, एलटीएम की एक विशेषता यह बतलाई गई है कि इसमें संचित वैसी सूचनाएं क्रम सक्रिय होती हैं जो किसी घटना या कार्य पूरा होने के बाद प्राप्त होती हैं, परंतु वैसी सूचनाएं जो किसी घटना या कार्य के अधूरा ही रह जाने के फलस्वरूप होती हैं वे अधिक सक्रिय होती हैं। शायद यही कारण है कि एलटीएम से पहले इस तरह की सूचनाओं का प्रत्यावाहन दूसरी तरह की सूचनाओं को प्रत्यावाहन की अपेक्षा कम होता है। इसे मनोविज्ञान में जायगार्निक प्रभाव कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है, एलटीएम में सूचनाएं संगठित ऑर्गेनाइज्ड एवं साहचर्यात्मक ढंग से संचित की जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो एकांश आपस में अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होते हैं उसे व्यक्ति एक साथ स्टोर करता है। चौथा पॉइंट है, एलटीएम की परिशुद्धता, खासकर दृष्टि सामग्रियों की परिशुद्धता अधिक होती है। इस तथ्य की संपुष्टि सेपार्ड 1967 के अध्ययन में होता है। उन्होंने 540 अंग्रेजी शब्दों को लोगों के सामने बोलकर उपस्थित किया और उनके प्रत्यभिज्ञान स्मृति की जांच करने पर यह पता चला कि करीब औसतन 88% शब्दों की सही पहचान वे कर सकें। प्रयोज्यों के एक दूसरे समूह को 612 अंग्रेजी के लघु वाक्यों को दिखलाया गया और इनकी प्रतिभिज्ञान स्मृति की जांच करने पर पता चला कि औसतन
89% शब्दों को प्रयोजों ने सही पहचान कर लिया। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एलटीएम में दृष्टि सामग्रियों की परिशुद्धता अधिक होती है। एलटीएम के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि एलटीएम के कुछ पहलू हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा उन पे अधिक ध्यान दिया गया है। उनमें से पहला है एलटीएम का प्रकार, जो है प्रासंगिक एवं अर्थगत स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी एंड सेमेनेटिक मेमोरी। एलटीएम से पुनः प्राप्ति होती है, रिट्राइवल फ्रॉम एलटीएम, अर्थगत स्मृति के सिद्धांत। चौथा है अभिप्रेरण संवेग। पांचवा है एलटीएम एवं एसटीएम का तुलनात्मक अध्ययन। छठा है एलटीएम में विस्मरण, फॉरगेटिंग इन एलटीएम। इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश हम डालेंगे अलग अलग अनुच्छेद में। यहाँ दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार जो होते हैं वो प्रासंगिक स्मृति तथा अर्थगत स्मृति होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सेमेटिक मेमोरी। दीर्घकालीन स्मृति को टूलविंग 1972 ने दो भागों में बांटा है, प्रासंगिक मेमोरी तथा अर्थगत स्मृति। इन्हें एक साथ मिलाकर घोषणात्मक स्मृति भी कहा जाता है। प्रासंगिक स्मृति से तात्पर्य वैसे स्मृति से होता है जो सामयिक रूप से व्यवस्थित या दिनांकित घटनाओं एवं प्रसंग से संबंधित सूचनाओं को संचित करता है। दूसरे शब्दों में प्रासंगिक स्मृति वैसी सूचनाएं संचित होती हैं इसमें जो यह बताती हैं कि घटनाएं कब घटी। प्रासंगिक स्मृति में संचित होने वाली सूचनाओं का कुछ नमूना इस प्रकार है कि जैसे मान लें कि मुझे याद है कि मेरे जीवन का आरंभिक वर्ष बहुत कष्ट से बीता, फिर कल रात 10 बजे सुबह तक हमें ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, मुझे कल ट्रेन में एक विचित्र आदमी से मुलाकात हुई। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक स्मृति में संचित होने वाली सूचनाओं का संबंध घटनाओं के सामयिक पहलू से होता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत या आत्मचरित अनुभूतियां प्रासंगिक स्मृति में ही होती हैं। प्रासंगिक स्मृति का एक मुख्य प्रारूप आत्मचरित स्मृति है जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अर्थगत स्मृति से तात्पर्य वैसी स्मृति से होती है जिसमें शब्दों, संप्रत्ययों, तथ्यों एवं प्रतीकों का अर्थ भी संबंधित सूचनाएं संचित करती हैं। अतः अर्थगत स्मृति शब्दों, संप्रत्ययों, तथ्यों एवं प्रतीकों के बारे में एक संगठित ज्ञान, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। इसे सामान्य या व्यापक स्मृति भी कहा जाता है। अर्थगत स्मृति में संचित होने वाली सूचनाओं के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। पहला है मैं जानता हूँ कि मखमल मुलायम होता है। दूसरा है मैं जानता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। तीसरा मैं जानता हूँ कि किसी अंक में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही होता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि अर्थगत स्मृति में संचित सूचनाओं का स्वरूप प्रासंगिक स्मृति में संचित सूचनाओं के स्वरूप से भिन्न होता है। प्रासंगिक स्मृति तथा अर्थगत स्मृति में निम्नांकित अंतर होते हैं। पहला है प्रासंगिक स्मृति में संचित सूचनाओं का संबंध कब से होता है, जबकि अर्थगत स्मृति में संचित सूचनाओं का संबंध क्यों, कैसे आदि से होता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रासंगिक स्मृति से विस्मरण अर्थगत स्मृति से विस्मरण की अपेक्षा तेजी से होता है। तीसरा है प्रासंगिक स्मृति से सूचनाओं की पुनः प्राप्ति तभी ही संभव हो पाती है जब व्यक्ति अपने सामने किसी घटना के होने के बारे में सही संकेत जो होता है वो प्राप्त करता है। अर्थगत स्मृति में संचित सूचनाओं के साथ ऐसी बात नहीं है। साधारण व कभी-कभी परोक्ष संकेत, इनडायरेक्ट क्यू से भी सूचनाओं की पुनः प्राप्ति हो जाती है। चौथा पॉइंट है अर्थगत स्मृति की सूचनाओं की संरचना काफी मजबूत होती है जो उन्हें बाहरी तथ्यों तथा शब्दों के अर्थ की सूचनाओं से उत्पन्न बाधा से बचाता है। प्रासंगिक स्मृति में संचित सूचनाओं की संरचना चूंकि इतनी अधिक मजबूत नहीं होती है, इसलिए वे बाहरी सूचनाओं से उत्पन्न बाधा से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। अतः यह कहा जाता है कि अर्थगत स्मृति स्थिर प्रकृति की होती है, जबकि प्रासंगिक स्मृति की प्रकृति में तुलनात्मक रूप से स्थिरता कम होती है। पांचवा पॉइंट है कुछ मेडिकल रोगियों में ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनमें इन दोनों के बीच अंतर दोनों का पर्याप्त सबूत मिलता है। जैसे सेक्टर 1996 ने अपने अध्ययन में पाया कि सर्जिकल ऑपरेशन या कुछ विशेष रोग हो जाने से मस्तिष्क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद यह देखा गया है कि ऐसे रोगियों का अर्थगत स्मृति
बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होता है, परंतु उनका प्रासंगिक स्मृति बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और कुछ में इसके विपरीत स्थिति देखी गई है। उसी तरह से क्वानियोस 1996 ने अपने अध्ययन में पाया कि जब कुछ व्यक्तियों का पेट स्कैन या व्यक्ति मस्तिष्क की कोशिकाओं से प्राप्त रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया तो देखा गया कि जब व्यक्ति सामान्य विषय को जो अर्थगत स्मृति में संचित होते हैं का प्रत्यावाहन करता है तो मस्तिष्क का एक विशेष क्षेत्र सक्रिय होता है तथा जब विशिष्ट संदर्भ से संबंधित सूचनाओं का प्रत्यावाहन करने की कोशिश करता है तो मस्तिष्क का कोई अन्य क्षेत्र सक्रिय होता है। इनसे यह स्पष्ट है कि प्रासंगिक स्मृति एवं अर्थगत स्मृति में स्पष्ट अंतर का आधार जैविक भी है। स्पष्टतः हम ये कह सकते हैं कि प्रासंगिक स्मृति अर्थगत स्मृति से कई अर्थों में भिन्न है। इन दोनों के बीच इस भिन्नताओं या अंतर का प्रयोगात्मक सत्यापन अंडरवुड, वोरुक एवं माल्मी 1978 के प्रयोग से होता है। इस अध्ययन में 200 कॉलेज के छात्रों के प्रासंगिक स्मृति के 28 विभिन्न मापों की जांच की गई है। इन मापों में स्वतंत्र प्रत्यावाहन, फ्री रिकॉल, युग्मित सहचर सीखना तथा अनुक्रमिक या क्रमिक सीखना आदि भी सम्मिलित हैं। अर्थगत स्मृति को 5 विभिन्न मापों पर जांच की गई है, परंतु इनमें सामान्य बात यह थी कि प्रत्येक माप में शब्दावली पर ही बल दिया गया है। परिणाम में पाया गया है कि परियोजों के प्रासंगिक स्मृति परीक्षण के प्राप्तांक पर अर्थगत स्मृति परीक्षण के प्राप्तांक के साथ संबंधित दोनों नहीं है। जैसे स्वतंत्र प्रत्यावाहन परीक्षण पर जिस प्रयोजक ने अधिक शब्दों का प्रत्यावाहन किया था उनके शब्दावली भी बड़े होते नहीं पाए गए हैं और इस अध्ययन से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि अर्थगत स्मृति प्रासंगिक स्मृति से बिल्कुल भिन्न है। इस भिन्नता के बावजूद भी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सामान्य या व्यापक स्मृति अर्थात अर्थगत स्मृति एवं प्रासंगिक स्मृति के अंतर को वैध या उपयोगी नहीं मानते हैं। वाइकेल ग्रेन 1981 का मत है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी घटना का बिना उसका अर्थ समझे तथा अन्य सूचनाओं से उसका संबंध जोड़े प्रत्यावाहन करना मुश्किल है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जिसे प्रासंगिक स्मृति तथा अर्थगत स्मृति या सामान्य स्मृति कहा जाता है वो दो चीज नहीं है बल्कि एक ही चीज है। मैक्लोजी एवं सांटी 1981 एवं वेडली 1976 ने तो यहाँ तक दावा किया है कि यदि सामान्य स्मृति तथा प्रासंगिक स्मृति को अलग अलग स्मृति के रूप में स्वीकार किया जाता है तो इसका कोई विशेष फायदा मनोवैज्ञानिकों को किसी दृष्टिकोण में नहीं होता है। धन्यवाद।